नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की संचालन समिति की बैठक। तोमर ने प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी से मांगा सहयोग। कहा 7.5 लाख से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को है अपनाया। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया केम 2022 का आयोजन। केंद्र सरकार ने खेती किसानी व गरीब आदमी के लिए किए गए एक के बाद एक अनेक प्रयत्न। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि को बताया देश की अर्थव्यवस्था की ताकत। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अधिक से अधिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का पालन करने का दिया सुझाव। भारतीय मानक ब्यूरो के सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए समकालीन परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनाने पर दिया जोर। पंजाब में किसानों द्वारा पराली जलाने का सिलसिला जारी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा बनी आफत। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के पार। नोएडा में पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल ऑनलाइन करने के आदेश। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की राष्ट्रीय संचालन समिति की पहली बैठक कृषि भवन नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में तोमर ने NMNF के पोर्टल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश में प्राकृतिक खेती के मिशन पर सभी के सहयोग से आगे बढ़ा जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों को राज्य सरकारों व केंद्रीय विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने व मार्केट लिंक को सक्षम बनाने को कहा ताकि किसानों को उनके उत्पादों की बिक्री में और ज्यादा आसानी हो। बैठक में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह व जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा एवं विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। और साथ में आपको बताते चलें कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इसमें मिशन कार्यान्वयन रूपरेखा, संसाधन कार्यान्वयन, प्रगति, किसान पंजीकरण, ब्लॉग आदि के बारे में सभी जानकारी शामिल है जो किसानों के लिए उपयोगी होगी। साथ ही ये वेबसाइट देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में मदद करेगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी पहल की गई है। उन्होंने इस संबंध में अपने सुझाव भी बैठक में दिए। जल शक्ति मंत्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गंगा किनारे प्राकृतिक खेती के लिए काम किया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने सहकार भारती के साथ MOU करके पहले चरण में 75 सहकार गंगा गांवों को चिन्हित कर रोड मैप बनाया और किसानों को ट्रेनिंग दी गई है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना प्रारंभ किया गया है। हर विकास खंड में काम करने का लक्ष्य रखा गया है और मास्टर ट्रेनिंग कराई जा चुकी है। बैठक में बताया गया कि दिसंबर 2021 से 17 राज्यों में 4.78 लाख हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र प्राकृतिक खेती के तहत लाया गया है। 7.33 लाख किसानों ने प्राकृतिक खेती में पहल की है। किसानों के सैनिटाइजेशन और प्रशिक्षण के लिए लगभग 23,000 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 4 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 1.48 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को लागू किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश सकारात्मक बदलाव की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान परिवेश देश में बदला हुआ है और भारत के लिए दुनिया में भी बदला हुआ है। आज हमारे पास देश को हर दृष्टि से मजबूत बनाने की अनुकूलता है और इस दिशा में हम सबको मिलकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तोमर ने ये बात नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया केम 2022 में कही। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और फिक्की द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि देश में समस्त क्षेत्रों में समन्वय से हम सब निश्चित अवधि में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। केंद्र सरकार ने MSME सहित अन्य इंडस्ट्री के लिए तथा खेती किसानी व आम गरीब आदमी के लिए भी एक के बाद एक अनेक प्रयत्न किए। तोमर ने भारत में कृषि की प्रधानता के संदर्भ में कहा कि किसी भी व्यक्ति का और देश का मूल पिंड कभी नहीं बदलता है। हमें आगे बढ़ना है तो मूल पिंड को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
अपनी प्रधानता को पहचान कर उसे मजबूत बनाएंगे तो देश भी मजबूत बनेगा। कृषि देश का व्यापक क्षेत्र है, वह कृषि अर्थव्यवस्था भारत की ताकत भी है। कृषि फायदे में हो, उत्पादन उत्पादकता बढ़े, केमिकल फर्टिलाइजर का समुचित उपयोग हो, इसके लिए जागरूकता आए, सॉइल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़े, ये सब कृषि के विकास के लिए जरूरी है। केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि पेस्टिसाइड को लेकर पंजीकरण संबंधी जो समस्याएं थी, विचार विमर्श और समीक्षा के बाद उसमें सुधार किए गए। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि इस प्रकार की जितनी भी बाधाएं, समस्याएं हैं, वो दूर की जाएं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को गुणवत्ता के प्रति जागरूक राष्ट्र बनने की जरूरत है और वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की नींव तैयार करने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में गुणवत्ता को महत्व देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत जब तक गुणवत्ता के क्षेत्र में अग्रणी नहीं बनेगा, तब तक ये विकसित अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता। गोयल आत्मनिर्भर भारत की प्रयोगशालाओं में उभरते वैश्विक रुझानों पर भारतीय मानक ब्यूरो के सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। गोयल ने कहा कि वैश्विक विनिर्माण शक्ति बनने के लिए भारत को 2 कार्य प्रमुखता से करने होंगे। एक तो अपने विनिर्माण परिस्थितिकी तंत्र का विस्तार किया जाए और दूसरा इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता मानकों को लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि इस पूरे परिस्थितिकी तंत्र में भारतीय मानक ब्यूरो की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। गोयल ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की सफलता में उत्प्रेरक की भूमिका अदा करने के लिए BIS की भी सराहना की। केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कार्यक्रम के एजेंडे का उल्लेख किया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत किस तरह से आधुनिक समकालीन परीक्षण परिस्थितिकी की तंत्र में सबसे आगे जा सकता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से भारत को एक विनिर्माण शक्ति बनने के लिए आवश्यक है। गोयल ने जोर देकर कहा कि भारत परीक्षण व प्रयोगशाला प्रणालियों को दुनिया का अभिन्न अंग बनाने के लिए सही रास्ते पर है, जिससे भारत के लिए न केवल 1 अरब से अधिक लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है, बल्कि एक ऐसे विश्व की जरूरतों को भी पूरा करने हेतु तैयार किया गया है जिसकी अत्यधिक मांग है। जल शक्ति मंत्रालय ने 7वें भारत जल सप्ताह के दूसरे दिन रूरल वॉश पार्टनरशिप द वे फॉरवर्ड पर तकनीकी सत्र आयोजित किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्र का फोकस इस बात पर था कि DDWS के 2 प्रमुख कार्यक्रमों जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षाविदों, वॉश विशेषज्ञों और अन्य भागीदारों के साथ साझेदारी कैसे की जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 के लिए टूल किट और सत्र में ट्विन पिट 2 रेट्रोफिट अभियान के लिए वेब पोर्टल भी लॉन्च किया। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने SBM टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि SSG ने न केवल एक रैंकिंग अभ्यास है, बल्कि जन आंदोलन बनाने और SBS 2.0 कार्यक्रम तत्वों की उपलब्धि के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का एक माध्यम भी है। केंद्रीय मंत्री ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि SSG 2023 के तहत ODF+ पर पंचायतों द्वारा अपने सभी गांवों की प्रगति का स्वयं मूल्यांकन न केवल समुदाय पंचायतों की भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि साथ ही ODF+ वर्टिकल पर पंचायतों की क्षमता निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में भी कार्य करेगा। भारत जल सप्ताह जल शक्ति मंत्रालय की एक वार्षिक गतिविधि है और इस वर्ष 7वें जल सप्ताह का उद्घाटन 1 नवंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में किया गया था। और गंगा उत्सव 2022 कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री श्री किशन रेड्डी ने कहा कि गंगा हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। गंगा की शुद्धिकरण हम सभी को मिलकर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नदियां हमारे लिए सिर्फ पानी नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता और संस्कृति हैं। हम सभी को मिलकर नदियों को संरक्षित करने की जरूरत है। इस गंगा का शुद्धिकरण करना चाहिए।
गंगा एकमात्र नदी नहीं है, एकमात्र पानी देने वाले एक केंद्र नहीं है। एक हमारे लिए श्रद्धा है, हमारे लिए माता है। हम उनको नमन करते हैं, उनको पूजा करते हैं। इसलिए इस गंगा को नमामि करते हुए शुद्धिकरण करना चाहिए। हजारों वर्षों से नदी हमारा पालन पोषण कर रही है, लेकिन अब समय है कि अभी नदियों को संरक्षण करना। जब तक नदियों को संरक्षण नहीं होगा, हम जिंदगी आने वाले पीढ़ी गुजार नहीं सकती है। इसीलिए हर व्यक्ति का, जो हर और मजहब का हो, हर रिलीजियस का हो, हर कास्ट का हो, हर भाषा का हो, हर व्यक्ति का हो, नदियों का संरक्षण एक सबसे बड़ा, बहुत बड़ा जिम्मेदारी हमारा है। राज्य स्तरीय प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। इस बार के बजट में कृषि को हाईलाइट बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। कृषि को केंद्र बिंदु बनाया गया है। हमारे देश के अन्नदाता किसान भाई आत्मनिर्भर बन रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश में कृषि, प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। कृषि को केंद्र बिंदु बनाया गया है, तो हमारे देश के अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को बनाया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलने से हमारे किसान बंधु अपनी आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 472 के आसपास दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर 357 दर्ज किया गया। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी से दिल्ली एनसीआर का दम घुटने लगा है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में काले धुएं की हल्की परत बीते 3 दिन से छाई हुई है और लगातार वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। हालात की गंभीरता के मद्देनजर दिल्ली और पंजाब सरकार पर विपक्षी भाजपा लगातार निशाना साध रही है। भाजपा आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ने पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का वादा किया था, लेकिन इस पर वो पूरी तरह से फेल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया है कि उनकी सरकार प्रदूषण को कम करने में असफल रही है। पराली के जलने का इंसिडेंस काफी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे, लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है ना आज कि पोल्यूशन बहुत सेंसिटिव इश्यू है, हमारे बच्चों की जीवन का विषय है, इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए। पूरे जीवन राजनीति करके पिछले वर्ष कह रहे थे, जब पंजाब की सरकार नहीं बनी थी, जब हम पंजाब में आ जाएंगे, जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिएगा अगले दिन से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पोल्यूशन के कारण खांसी भी हो रही है, माफ करिएगा, हवा में इतना पोल्यूशन है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, भूपेंद्र जी ने कहा है, और भूपेंद्र जी ने जो आंकड़े दिए हैं वो हमें स्पर्श करता है हृदय को और डराता है। पंजाब में विगत वर्ष से 34% का इजाफा है, पराली जलाने में 34%, एन इंक्रीज ऑफ 34%। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल के एक पुराने वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें केजरीवाल दावा करते नजर आ रहे हैं कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के उनके पास उपाय हैं। भाजपा ने इस पर केजरीवाल से जवाब मांगा कि वक्त नसीहत देने और जिम्मेदारी से भागने का नहीं है, बल्कि अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि आखिर दिल्ली गैस चैम्बर क्यों बनी हुई है। दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायो केमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है,
वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? इस सोल्यूशन को फ्री में बंटवा दो, सब जगह छिड़काव करवा दो फ्री में, इतना आसान है। और दूसरी चीज, पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे, रेडी मार्केट है। सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नियत का पोल्यूशन, और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नियत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है, और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है। पंजाब में पराली जलाए जाने की घटनाएं और इसका दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में होने वाला असर अंतरिक्ष से भी दिख रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की ओर से उत्तर भारत की एक तस्वीर जारी की गई है जो अंतरिक्ष से खींची गई है। हालात इतने खराब हैं कि अंतरिक्ष से पूरे इलाके में जहरीला धुआं फैला हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं से पूरे उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में जहरीला धुआं फैला हुआ है। इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में देखा जा रहा है। इस धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के कारण दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने पत्र में पंजाब सीएम को पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल उपाय करने का आग्रह किया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि ये दुखद है कि 2021 के बाद से पंजाब में पराली की आग की घटनाओं में वृद्धि हुई है। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि मंडी में अनाज का क्या भाव रहा। चालू रबी सीजन के दौरान मक्का की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का का रकबा बीते साल के मुकाबले 34,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान 28 अक्टूबर तक रबी मक्का की बुआई 96,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 62,000 हेक्टेयर में हुई थी। वही बात मक्का की आवक की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 3 नवंबर को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 2 नवंबर को मक्का का भाव रहा 2,000 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,900 रुपए। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 2,013 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 2 रुपए लुढ़क कर 2,011 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बुधवार को मक्का का भाव रहा 1,650 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1,700 रुपए। राजस्थान की ब्यावर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 2 नवंबर को मक्का का भाव था 2,000 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 100 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 2,100 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में पीली मक्का के भाव पर नजर डालें तो यहाँ 2 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 2,250 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 2,280 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में करीब 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीनों के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान
$132.16 मिलियन मूल्य का मक्का आयात किया है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो गुरुवार को गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं राजस्थान की ब्यावर और जोधपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी रही, जबकि शिमोगा और मुजफ्फरनगर मंडी में मूंग के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 2 नवंबर को मूंग का भाव था 6,900 रुपए। 3 नवंबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,925 रुपए पर। कर्नाटक की शिमोगा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 नवंबर को मूंग 9,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की ब्यावर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 2 नवंबर को यहां मूंग का भाव रहा 6,350 रुपए। 3 नवंबर को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 6,300 रुपए पर हुए। जोधपुर मंडी में बुधवार को मूंग का भाव रहा 6,640 रुपए। गुरुवार को उसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,590 रुपए। उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में 2 नवंबर को मूंग का भाव था 7,800 रुपए। 3 नवंबर को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,800 रुपए पर बना रहा। मूंग की बुआई की बात की जाए तो चालू रबी सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 28 अक्टूबर तक रबी मूंग की बुआई का क्षेत्रफल 1,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंग की बुआई अब तक 4,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंग की खेती 3,000 हेक्टेयर में हुई थी। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। तमिलनाडु में इस समय धान की फसल में तना बेधक का संक्रमण हो सकता है। ऐसे में इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही धान की फसल में ब्लास्ट का संक्रमण हो सकता है। इसे रोकने के लिए उचित दवाओं का स्प्रे करें। यहाँ कपास की फसल में इस समय जड़ सड़न और फफूंद रोग का संक्रमण दिखने पर विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाएं छिड़कें। यहाँ इस समय केले के पेड़ों और हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा का संक्रमण देखा जा सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञ की सलाह से जरूरी उपाय करें। साथ ही हल्दी के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। कर्नाटक में किसान टमाटर और बैंगन को फल छेदक से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। यहाँ इस समय चना, ज्वार और कुसुम की बुआई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान खेतों के आसपास खड़ी खरपतवार हटा दें। कर्नाटक में ही मूंगफली की खुदाई के बाद इसे धूप में सुखाएं। सुखाने से भंडारित मूंगफली को कीटों, बैक्टीरिया और कवक के हमले से बचाया जा सकता है। यहाँ इस समय चने की बुआई का सही समय है। यहाँ के किसान चने की अग्निगेरी 1, GBS 964, BG 1105 और JG 11 जैसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में इस समय प्याज में बैंगनी धब्बा रोग हो सकता है। इसके नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यहाँ मक्का और रागी की पकी फसलों की कटाई की जा सकती है। कर्नाटक में इस समय चना, कुसुम और गेहूं की बुआई की जा सकती है। गाजर की खेती के लिए बलुई दोमट और दोमट मिट्टी सबसे अधिक ठीक रहती है। जिस खेत में आप गाजर बो रहे हो उसमें से पानी निकालने का पूरा प्रबंध होना चाहिए। मेड़ों पर फसल बोने से जल भराव का खतरा कम हो जाता है। 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त होते हैं। बोने से पहले खेत की मिट्टी को भुरभुरा बना ले। कतार से कतार के बीच की दूरी करीब 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बोते समय 1 हेक्टेयर जमीन में 30 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और इतनी ही मात्रा में पोटेशियम देनी चाहिए। बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 किलो नाइट्रोजन दे दे और 45 से 50 दिन बाद भी 15 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे। जब बीज उगाए तो 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। गाजर की फसल के साथ अनेक खरपतवार उगाते हैं जो भूमि में नमी और पोषक तत्व लेते हैं।
जिसके कारण गाजर के पौधों का विकास और बढ़वार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन्हें खेत से निकालना बहुत आवश्यक हो जाता है। निराई करते समय पंक्तियों से आवश्यक पौधे निकालकर मध्य की दूरी अधिक कर देनी चाहिए। साथ ही बढ़ी हुई जड़ों में हल्की निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। गाजर की फसल पर मुख्य रूप से छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का प्रकोप होता है। इसकी रोकथाम के लिए नीम का काढ़ा पंप की मदद से 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। गाजर की फसलों में आर्द्र गलन रोग के कारण बीज के अंकुरित होते ही पौधे संक्रमित हो जाते हैं, जिससे तने का निचला भाग जो भूमि की सतह से लगा रहता है सड़ जाता है। फलस्वरूप पौधे वहीं से टूटकर गिर आते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर बीजोपचार कर ले। गाजर की जड़ों की खुदाई तभी करें जब वे पूरी तरह विकसित हो जाएं। खेत में खुदाई के समय पर्याप्त नमी रखें। साथ ही फसलों को सुखाकर उचित स्थान पर भंडारित करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 4 दिवसीय पूर्वोत्तर के दौरे पर आइजोल में मिजोरम विधानसभा सदस्यों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल मिजोरम विधानसभा का 50 साल पूरा होना मिजोरम में लोकतंत्र की मजबूती के 50 साल का प्रतीक है। प्रवर्तन निदेशालय ने सेना की जमीन बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 12 से अधिक ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय छापे मार रहा है। झारखंड के रांची में कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल सिंह के आवास पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस वालों की तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के झल्लार इलाके में शुक्रवार सुबह दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में भी दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला पहुंच गया है। आयोग ने प्रदूषण से निपटने पर चर्चा के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से या वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होने को कहा है। दिल्ली में वायु प्रदूषण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को वायु प्रदूषण मामले पर सुनवाई करेगा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। संकट की घड़ी में हम पासपोर्ट के रंग नहीं देखते हैं। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said